बहुत समय पहले की बात है। वीरगढ़ राज्य में राजा विष्णु का शासन था। विष्णु एक दयालु राजा था जो अपनी प्रजा का बहुत ही ख्याल रखता था। एक दिन विष्णु अपने सैनिकों के साथ शिकार पर जाने की तैयारी कर रहा था। तभी एक दासी वहां जाकर विष्णु से बोली, महाराज, महारानी ने आपको याद किया है। लेकिन अभी कुछ देर पहले ही तो हम महारानी से मिलकर आ रहे हैं। महारानी का कहना है कि उन्हें आपसे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बात करनी है। दासी की बात सुनकर विष्णु महारानी के कक्ष में चला गया और महारानी की ओर देखकर बोला, क्या बात है रानी रूपमणि, अभी कुछ देर पहले ही तो मैं तुमसे मिलकर गया था। मैं आपसे फिर से वही कहती हूँ कि आज आप शिकार पर नहीं जाइए। तुम तो बच्ची की तरह बात कर रही हो। अरे जब हम युद्ध के मैदान में जाते हैं तब तुम हमारी तलवार पर तिलक लगाकर हमारे विजय होने की कामना करती हो और एक बहादुर पत्नी की तरह मुझे विदा करती हो। परंतु मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आज तुम्हें क्या हो गया है। ठीक है, लेकिन कोशिश कीजिएगा शिकार से जल्दी लौटने का और जंगल के ज्यादा अंदर मत जाना। हाँ हाँ, ज्यादा चिंता मत करो, मैं जल्दी लौट आऊंगा। इतना बोलकर विष्णु कक्ष से बाहर निकल गया और सैनिकों के साथ जंगल की ओर रवाना हो गया। विष्णु काफी देर तक जंगल में अपने सैनिकों के साथ घूमता रहा, मगर उसे कोई भी शिकार नहीं मिला। थक हार कर विष्णु अपने सैनिकों से बोला, लगता है आज मेरी किस्मत ही खराब है। मुझे महारानी की बात मान लेनी चाहिए थी। सुबह से दोपहर हो गई मगर एक भी शिकार हाथ नहीं आया। तभी एक सैनिक विष्णु से बोला, मुझे लगता है कि आपको थकान हो गई है। महाराज, क्यों ना किसी घने वृक्ष के नीचे बैठकर कुछ देर आराम कर लिया जाए। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो सैनिक, ऐसा ही करते हैं। इतना बोलकर विष्णु अपने घोड़े से उतरकर एक घने वृक्ष के नीचे बैठकर आराम करने लगा। तभी उसकी नजर एक बहुत ही सुंदर हिरनी पर पड़ी। विष्णु तुरंत अपने सैनिकों से बोला, देखो सामने कितनी सुंदर हिरनी खड़ी हुई है। हम उसका शिकार नहीं करेंगे बल्कि उसको पकड़कर अपने महल में ले जाकर अपनी पत्नी को भेंट देंगे। जाओ इस हिरनी को पकड़ कर ले आओ। विष्णु की बात सुनकर उसके दोनों सैनिक उस हिरनी की ओर दौड़ पड़े, मगर वो हिरनी बिजली की रफ्तार से उन सैनिकों की आंखों के सामने से ओझल हो गई। दोनों सैनिक मुंह लटकाकर राजा विष्णु के सामने चले गए। सैनिकों को खाली हाथ देखकर विष्णु क्रोधित होते हुए बोला, तुम दोनों एक हिरनी भी पकड़कर नहीं ला पाए। महाराज, हमने उसका पीछा किया मगर इतनी फुर्तीली हिरनी हमने आज तक नहीं देखी। मैं कुछ नहीं जानता, मैं उस हिरनी को पकड़कर ही मानूंगा। चलो मेरे साथ। इतना बोलकर विष्णु जंगल में उस हिरनी की तलाश में जुट गया। विष्णु की मेहनत रंग लाई। उसे वो हिरनी एक पेड़ के नीचे दिख गई। विष्णु अपने दोनों सैनिकों से बोला, वो देखो, वो उस पेड़ के नीचे छिपी बैठी हुई है। राजा और दोनों सैनिकों ने अपने घोड़े उस हिरनी की ओर तेज गति से दौड़ा दिए, मगर वो हिरनी दोबारा बहुत ही फुर्ती से घने जंगल की ओर घुस गई। राजा उस घने जंगल में प्रवेश करने ही वाला था कि तभी एक सैनिक राजा से बोला, महाराज, मुझे लगता है कि आपको हिरनी पकड़ने का विचार छोड़ देना चाहिए।
और ऐसा क्यों? वो हिरणी जंगल के अंदर घुस गई है महाराज। क्या आपको पता नहीं कि राजगुरु ने उस घने जंगल के अंदर जाने के लिए उज्जैन नगर के वासियों को मना किया है, और यहाँ तक कि आपको भी। तुम्हें लगता है कि मैं राजगुरु की बात मानूंगा? राजगुरु के पास सिवाय बकवास करने के अलावा और कुछ नहीं होता। चलो मेरे साथ। इतना बोलकर विष्णु घने जंगल की सीमा के अंदर घुस गया और उसके सैनिक ना चाहते हुए भी राजा के पीछे चले गए। जंगल में घुसते ही विष्णु को वो हिरनी दिखी, मगर विष्णु अपने सैनिकों के साथ जैसे ही उस हिरनी के करीब जाता है तो वह हिरनी बिजली की रफ्तार से फिर से वहाँ से भाग जाती है। ये देखकर विष्णु क्रोधित होकर अपने दोनों सैनिकों की ओर देखकर बोला, इस हिरनी ने मुझे बुरी तरह से थका दिया है। मैं इसे रानी को भेंट में देकर ही रहूंगा, फिर भले ही चाहे मुझे इसे मार कर क्यों न लाना पड़ जाए। इतना बोलकर विष्णु ने तुरंत अपना धनुष निकालकर सीधे उस हिरनी के ऊपर तीर चला दिया। तीर सीधा हिरनी के शरीर के आर पार हो गया और वो छटपटाते हुए वहीं पर गिर गई। तभी अचानक राजा को अपने दोनों सैनिकों की दर्दनाक चीख सुनाई दी। राजा ने जैसे ही पीछे की ओर देखा तो पीछे का दृश्य देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। उसने देखा कि उसके दोनों सैनिक पेड़ की एक नुकीली डार पर मृत अवस्था में लटके हुए थे। ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ क्षण पहले ही तो ये दोनों सैनिक जीवित खड़े हुए थे। राजा घबराते हुए इधर उधर देखने लगा। तभी उसने देखा कि हिरनी भी वहाँ से गायब हो चुकी थी। ये सब क्या हो रहा है? मेरे दोनों सैनिक मारे गए और जिस हिरनी को मैंने कुछ क्षण पहले मारा था उसकी लाश ठीक मेरे सामने पड़ी हुई थी। वो भी अचानक ही कहाँ गायब हो गई? तभी विष्णु को सब कुछ घूमता हुआ सा महसूस हुआ और वो कुछ ही क्षणों में बेहोशी की गहराइयों में समा गया। अगली सुबह विष्णु की आंख खुली। विष्णु तुरंत उठकर बैठ गया। तभी उसकी नजर बगल में बैठी हुई एक बेहद ही सुंदर स्त्री पर पड़ी जो कि उसे निहारे जा रही थी। मेरा नाम चंद्रलेखा है। मैं इस जंगल में रहती हूँ। लेकिन ये तो घना जंगल है और वीरगढ़ राज्य का कोई भी वासी इस जंगल में डर की वजह से नहीं आता। आपने बिल्कुल सही कहा। मैं जब छोटी थी तो अपने माता पिता के साथ वीरगढ़ राज्य में ही रहती थी और एक दिन मेरे पिता का वीरगढ़ राज्य के एक दबंग व्यक्ति से झगड़ा हो गया। वो दबंग व्यक्ति मेरे परिवार को खत्म करना चाहता था, इसीलिए मेरे पिता मुझे और मेरी माँ को लेकर इस जंगल में ले आए और फिर वो कभी वीरगढ़ राज्य में वापस नहीं गए। तब से मैं यहीं पर रह रही हूँ। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? कुछ समय पहले ही वो दोनों चल बसे। मैं इस जंगल में अकेली ही रहती हूँ। लेकिन आप इस जंगल में क्या कर रहे हो और आप बेहोश कैसे हुए? चंद्रलेखा की बात सुनकर विष्णु को सब कुछ याद आ गया और उसके चेहरे पर डर झलकने लगा। विष्णु चंद्रलेखा को सारी घटना बताते हुए बोला, मेरी समझ में नहीं आता कि मेरे उन दोनों सैनिकों को आखिर किसने मारा और वो हिरणी अचानक गायब कैसे हो गई और मैं बेहोश क्यों हो गया। आप वीरगढ़ राज्य के राजा हैं। आपके कई दुश्मन हो सकते हैं। अवश्य कोई दुश्मन चुपके से आपके पीछे लगा होगा और उसी ने आपके दोनों सैनिकों को मारा हो और भाग्य से आप बच गए हो। अगर ऐसी बात है तो फिर खतरा अभी टला नहीं है। इतना बोलकर विष्णु जैसे ही उठकर खड़ा हुआ तो वो अचानक लड़खड़ाता हुआ गिर गया।
लगता है बेहोश होकर गिरने से आपके पाँव में मोच आ गई। मैं जंगल की सारी जड़ी बूटियों के बारे में जानती हूँ। आप मेरे साथ मेरी झोपड़ी में चलिए, मैं आपके पैरों की मोच सही कर देती हूँ। चंद्रलेखा राजा विष्णु का हाथ पकड़कर अपनी झोपड़ी की ओर चलने लगती है। कुछ ही देर में विष्णु ने देखा कि जंगल के एक झरने के किनारे एक सुंदर झोपड़ी बनी हुई थी। चंद्रलेखा विष्णु को सुंदर झोपड़ी के अंदर की ओर ले गई और बोली, आप यहाँ बैठकर आराम कीजिए महाराज, मैं कुछ ही देर में आती हूँ। विष्णु उस झोपड़ी में बिछी हुई एक चारपाई पर लेट गया। कुछ देर बाद चंद्रलेखा हाथ में कुछ जड़ी बूटियां लेकर आ गई और राजा के पैर में मलने लगी। विष्णु के पैरों का दर्द सही हो गया और वो चंद्रलेखा को निहारते हुए बोला, अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं मैं इस जंगल से बाहर निकल भी पाता या नहीं। मैं अब तक वहीं पड़ा होता। मेरे माता पिता ने मुझे यही सिखाया था कि हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए। चंद्रलेखा ने इतना कहा ही था कि तभी एक सुंदर सी कोयल झोपड़ी के अंदर आकर कुकू करने लगी। राजा ने देखा चंद्रलेखा कोयल को ऐसे देख रही थी मानो कि वह उसकी भाषा समझ रही हो। अचानक चंद्रलेखा का चेहरा गंभीर हो गया। चंद्रलेखा विष्णु की ओर देखकर बोली, महाराज, मेरा शक सही निकला। आपके सैनिकों की हत्या आपके किसी दुश्मन राजा ने की है और वो अभी भी आपको यहाँ पर तलाश कर रहा है। मैं इस जंगल का एक दूसरा रास्ता भी जानती हूँ जिसे कोई नहीं जानता। मैं उस रास्ते से आपको इस जंगल से दुश्मनों की नजर से बचाकर निकाल सकती हूँ। चंद्रलेखा की बात सुनकर विष्णु बहुत गहरी नजर से चंद्रलेखा को देखते हुए बोला, तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती हो कि दुश्मन मुझे तलाश रहा है? महाराज, मैं बचपन से इस जंगल में रह रही हूँ, इसीलिए मैं हर जानवर की भाषा को समझ सकती हूँ। इस कोयल ने यही आकर मुझे बताया है। तुम तो जानवरों की भाषा भी समझती हो और दूसरों की सहायता भी करती हो। तुम्हारे अंदर मेरी पत्नी बनने के सारे गुण मौजूद हैं। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? विष्णु की बात सुनकर चंद्रलेखा शर्माते हुए बोली, ये तो मेरा सौभाग्य होगा जब मैं आप जैसे वीर राजा की रानी बनूं। तो फिर ठीक है, हम तुम्हें महल में अपनी पत्नी बनाकर ही ले जाएंगे। विष्णु वीरगढ़ राज्य के मंदिर में चंद्रलेखा से विवाह करके सीधा महल की ओर चला गया। अपने पति के साथ अपने से अधिक सुंदर स्त्री को देखकर रानी रूपमणि बुरी तरह से चौंकते हुए बोली, आपके साथ ये सुंदर स्त्री कौन है? अब ये भी मेरी पत्नी है रानी रूपमणि। इसने मेरी जान बचाई है। चंद्रलेखा उस दिन से विष्णु की पत्नी बनकर महल में एक रानी की तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगी। राजा विष्णु पूरी तरह से चंद्रलेखा के प्यार में डूब चुका था। चंद्रलेखा राजा विष्णु से जो बोल देती राजा विष्णु वही करता। अब विष्णु अपने सिंहासन के बगल में अपनी पत्नी रूपमणि नहीं बल्कि अपनी दूसरी पत्नी चंद्रलेखा को साथ बिठाता। राजा विष्णु की दूसरी शादी के चर्चे पूरे वीरगढ़ राज्य में फैले हुए थे।
सरजू अपनी पत्नी विमला से इसी बारे में बातचीत कर रहा था। सुन रही हो विमला, हमारे महाराज ने दूसरी स्त्री से विवाह कर लिया है। महाराज को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे महाराज की बातें महाराज ही जाने, भला आपको इससे क्या। विमला, हमारी पहली रानी बहुत सीधी सादी है और दिल की बहुत ही साफ है, प्रजा की मदद भी बहुत करती हैं। मगर ये दूसरी रानी सुना है बहुत ही ज्यादा घमंडी है। मेरी तो समझ में नहीं आता कि आखिर आपको महाराज के परिवार में इतनी दिलचस्पी क्यों है। अरे क्या आपको खेत में नहीं जाना? कल फसल काटने को है और जंगली जानवर घूम रहे हैं। जाइए, जाकर अपने खेत की रखवाली करिए। अपनी पत्नी की बात सुनकर सरजू मुस्कुराता हुआ अपने खेतों की ओर चला गया। रात का समय हो चुका था। सरजू खेत में बनी हुई एक झोपड़ी के अंदर बैठ गया। सरजू झोपड़ी के अंदर बैठा ही था कि तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कि कोई उसकी झोपड़ी के बाहर टहल रहा हो। सरजू अपने आप से बोला, रात के समय बाहर कौन टहल रहा है? कहीं कोई जानवर तो नहीं? नहीं नहीं, जानवर के कदमों की आवाज तो अलग होती है। इतना बोलकर सरजू जैसे ही अपनी झोपड़ी से बाहर गया तो सामने का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सरजू चौंकते हुए बोला, ये असंभव है, ऐसा कैसे हो सकता है? इतना बोलकर सरजू लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर गया।